Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of August 2021. तो 4 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ द परेड्स इज गोइंग ऑन, क्योंकि 15 अगस्त को आप सबको पता है कि परेड है एंड इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे. सो इन ऑल दैट प्रिपरेशंस आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियोस फॉर द लास्ट 3 days. एंड मुझे पता है कि पिछले 1-2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्बेंसेज हुए हैं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, इज ऑन ट्रैक नाउ, है ना. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. प्लीज़ हैव अ लिटिल पेशेंस एंड प्लीज़ गिव लिटिल सपोर्ट टू अस. वी विल डेफिनेटली नॉट मिसिंग एनीथिंग नाउ. सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश मैं करूँगा. प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी. अगर आपको बीच में ऐसा कोई मिस होता है या कुछ होता है, मैं उसमें आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दूंगा. सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम. तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट एम्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ ऑफ द पेरेंट्स और लीगल गार्डियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स आर सर्वाइविंग पेरेंट्स टू कोविड-19 पैंडेमिक. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शैल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम एट द सेंट्रल लेवल. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम विल प्रोवाइड अ मंथली स्टाइपेंड अप टू द एज ऑफ 18 years एंड अ लम सम ऑफ ₹10 lakh ऑन टर्निंग 18 years ऑफ एज. ठीक है ना. Which of the following are correct? 1 only, 3 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3. This is question number 1. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. आपको गलत स्टेटमेंट बताना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है नेचुरल रबर इज नॉट नेचुरली सूटेड फॉर कोल्डर कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. बी स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है केरला इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया. सी कह रहा है रबर प्रोडक्शन सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया सिंस 2017. एंड चौथा कह रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट वॉज रिसेंटली प्लांटेड इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है ना. तो दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द स्टेटमेंट्स. आपको बताना है गलत कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है, ए बी सी या डी में इनकरेक्ट कौन सा है. तीसरा सवाल है विद रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट. तो यूटेलसैट याद रखिएगा नाम क्या है. यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल फुल्ली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी. आपको बताना है सही स्टेटमेंट 1 and only, 2 only, both या नन. ठीक है ना. दीज आर द क्वेश्चंस. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन. मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ. पहला सवाल पूछा था पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के रिगार्डिंग. केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि जिन बच्चों ने पेरेंट्स को, लीगल गार्डियन को या अडॉप्टिव पेरेंट्स को या सर्वाइविंग पेरेंट्स को लूज कर दिया कोविड-19 में, उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट ये स्कीम है. दूसरा स्टेटमेंट गलत है. इसमें लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री. एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दैट. तो स्कीम विल प्रोवाइड 18 years ऑफ एज में लमसम अमाउंट. ये भी गलत है. 23 साल की उम्र में लमसम अमाउंट दिया जाएगा. ये भी स्टेटमेंट गलत था. ठीक है ना. तो 1 only विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट पूछा था. तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है. यानी कि वर्ल्ड का पहला जो नेचुरली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हुआ था, रिसेंटली प्लांट किया गया था, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम गुवाहाटी में किया गया था. सो डी विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. तीसरा सवाल पूछा था यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट के रिगार्डिंग. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. वर्ल्ड की पहली कमर्शियल फुल्ली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है एंड इट वॉज लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी. बोथ आर करेक्ट. तो आंसर विल बी सी, both 1 and 2. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए. आप लोग अगर चाहें तो थोड़े बहुत पॉइंट्स अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखें दैट विल बी वेरी गुड. क्वेश्चन है इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स द सोशल सिक्योरिटी दे डिजर्व. यानी कि सोशल सिक्योरिटी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं या जो नॉर्मल कैजुअल वर्कर्स हैं उनको नहीं मिल पाती है सोशल सिक्योरिटी. तो इंडिया को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे व्यक्तियों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या फिर जो इस तरीके से लेबर या कैजुअल लेबर वर्कफोर्स में है उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए. तो व्हाट आर दीज स्टेप्स यू हैव टू इलैबोरेट. क्या क्या किया जाना जरूरी है, क्या क्या करे गवर्नमेंट की जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड हो सके टू दीज पीपल्स, टू दीज कैजुअल लेबर्स, टू दीज वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है ना. दिस इज द क्वेश्चन टू यू. आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस. कुछ पॉइंट्स अगर आप लिख पाएं दैट विल बी वेल एंड गुड.
मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली न्यूज़ देखते हैं, ये कल के न्यूज़पेपर में आई थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फोरस्टॉल द पब्लिक डिसऑर्डर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था। देखो क्या आता है कि न्यूज़ हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जिनसे मेंस क्वेश्चन भी बनते हैं, जिनसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनती है। ये वैसा ही कंसेप्ट है। एक्चुअली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दे दिया है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या होता है, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट को अगर लग रहा है या किसी पुलिस वाले को ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, याद रखिएगा स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब कर देगा तो इस केस में उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है, कहना चाहिए गाइडलाइन दी है रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। क्या होता है कि कई बार लॉ एंड ऑर्डर के केसेस में भी जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेती है, लॉ एंड ऑर्डर के केसेस में भी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही डिफरेंशिएट किया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एक पुलिस के हिसाब से वो क्रिमिनल उसके अंतर्गत आता है। लॉ एंड ऑर्डर की, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है वो शहर की प्रॉपर्टी तोड़ रहा है, ठीक है ना, या जाके किसी एक व्यक्ति को मार रहा है, तो क्या ये पब्लिक ऑर्डर है या लॉ एंड ऑर्डर है? ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को आप उस तरीके से, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, आप वो प्रोसेस के थ्रू उसको अंदर करो। यही चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट की है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन। तो जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम आएगा या प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट यू आर यूजिंग द राइट वर्ड। आपको जो वर्ड यूज करना है वो क्या यूज करना है? पब्लिक ऑर्डर। एनीथिंग दैट हिंडर्स द पब्लिक ऑर्डर, कोई चीज पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, ये हिंडर कर रही है पब्लिक ऑर्डर, तो वो आएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर का, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है। द डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ शुड बी बेस्ड ऑन एप्रीहेंशंस दैट द कंसर्न्ड पर्सन इज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर अफेक्टिंग द कम्युनिटी एट लार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे व्यक्तियों को ही आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अरेस्ट करना है हु आर अंडर एप्रीहेंशन दैट द कंसर्न्ड पर्सन इज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। कंसर्न्ड पर्सन किसके लिए थ्रेट है? पब्लिक ऑर्डर अफेक्टिंग द कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब कि ऐसा व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा हो विच इज अफेक्टिंग द कम्युनिटी एट लार्ज। अब देखो यहाँ पे कितना क्लियरली लिखा है कि मेयर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स सच एज इंडल्जिंग इन चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को आप पब्लिक ऑर्डर के अंदर घुसाड़ करके आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं साबित कर सकते। आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को उसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तरीके से ही डील करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी लॉ से आप उसको डील करो, ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो उसको डील मत करो, उसको अरेस्ट मत करो, लेकिन उसको फिर आप जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनके थ्रू करो, जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है उसके थ्रू अरेस्ट करो, ठीक है ना। अदरवाइज जो प्रिवेंटिव, मतलब वही चीज़ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट फॉल विद इन द 4 कॉर्नर्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी 4 कॉर्नर्स के अंदर आना चाहिए। पहला है आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना, इन एडिशन विद आर्टिकल 22 सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन भी नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल 22 को मतलब वायलेट करते हुए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो, वो अरेस्ट जो है वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है वो है न्यू फ्रॉग स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स। एक नई फ्रॉग स्पीशीज है जो कि डिस्कवर की गई है इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द डीयू वाइस चांसलर। तो याद रखिएगा डीयू की ही टीम थी एक्चुअली जिसने कि फ्रॉग स्पीशीज को डिस्कवर किया है वेस्टर्न घाट्स में। इसका नाम है मिनरवारिया पेंटाली। याद रखिएगा नाम क्या है? मिनरवारिया पेंटाली। दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स, मिनरवारिया पेंटाली, ठीक है ना, मिनरवारिया पेंटाली। एक्चुअली आई थिंक पेंटाल इज़ द नेम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ डीयू। यहाँ पे शायद मैं नाम लिखा है दीपक पंटाल। दीपक पंटाल इज़ द नेम ऑफ द डायरेक्टर एंड मिनरवारिया पेंटाली इज़ द नेम ऑफ द फ्रॉग स्पीशीज विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड, है ना। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये मिनरवारिया क्या होता है, तो मिनरवारिया जो रहता है इट इज़ द जीनस ऑफ द फ्रॉग, ठीक है ना। याद रखिएगा मिनरवारिया क्या रहता है? इट इज़ द जीनस ऑफ द फ्रॉग एंड इट इज़ फ्रॉम फैमिली डाइक्रोग्लॉसिडे। याद रखिएगा डाइक्रोग्लॉसिडे फैमिली से है एंड मिनरवारिया इज़ द जीनस। मिनरवारिया क्या होता है? जीनस होता है, ठीक है ना। एंड स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स। इट इज एंडेमिक। ये जो टर्म एंडेमिक है ना,
एंडेमिक का मतलब होता है कि एंडेमिक मीन्स होता है कि वो जो स्पीशीज़ है वो उसी एरिया में पाई जाती है, उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, किसी और एरिया में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है पराक्रम दिवस टू कम्मीमोरेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो पराक्रम दिवस है यानी कि जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस के रूप में कम्मीमोरेट किया है या सेलिब्रेट करने का किया है। नाउ दिस इज़ द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस कब होता है, 23 जनवरी, और ये किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड पराक्रम दिवस बोथ। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे एक अवार्ड डिक्लेयर किया है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जो अवार्ड है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है तो उसको फिर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। देश बंधु चित्तरंजन दास जी के अंतर्गत उन्होंने काम किया था और चित्तरंजन दास जी को उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु भी बनाया था। ठीक है ना। एंड जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों ने ही एक रिपोर्ट का अपोज किया था। वो रिपोर्ट थी मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आई थी। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट का अपोज बोथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जबकि मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, फिर भी उन्होंने उसका अपोज किया था। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। फिर 1938 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा कांग्रेस सेशन। हरिपुरा कांग्रेस सेशन के वो प्रेसिडेंट हुए 1938 में। उसके बाद 1939 में दोबारा वो प्रेसिडेंट चुने गए अगेंस्ट गांधी जी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया। तो 1939 में गांधी जी ने पट्टाभाई सीतारामैया को अपनी तरफ से खड़ा किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके अगेंस्ट खड़े थे। फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए और गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया एंड कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने 1939 में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। उनकी पार्टी का नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने ये चीज़ बनाई एंड उन्होंने कांग्रेस से हट के ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने ज़रूर कांग्रेस को छोड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस के अंतर्गत ही थे, फिर भी वो खुद को मानते थे हिस्सा उसका, इसलिए पार्टी को भी वो बिल्कुल अलग नहीं होना देना चाहते थे। इंडियन नेशनल आर्मी, फिर INA की खोज इन्होंने की। वैसे INA तो अगर आपको पता हो, INA में मोहन सिंह का नाम आता है एंड उसके बाद अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ही आता है। ठीक है ना। 1941 में वो जर्मनी गए वाया अफगानिस्तान। ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने एक महिला उसमें रानी लक्ष्मी रेजिमेंट भी बनाई थी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी रेजिमेंट भी बनाई थी। ये भी आप याद रखेगा कि एक रेजिमेंट थी जो विमेन रेजिमेंट थी, ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी जो विच वॉज फॉर्म्ड अंडर दैट INA ओनली, आज़ाद हिंद फौज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन। अब यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है ना उसका रीवैल्यूएशन होने वाला है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहला चीज़ तो आपको याद रखना है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप हुई थी 1993 में और ये सेटअप हुई थी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंतर्गत। ठीक है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब किसी एक्ट के अंतर्गत आई होगी। एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 और ये बॉडी कब सेटअप हुई थी, 1993 में। ठीक है ना। अब सेक्शन 2 जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट का, वो स्टिपुलेट करता है दैट माइनॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट मींस अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनॉरिटी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है विच हैज बीन नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसको कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी कम्युनिटी बोला हो, वो सेक्शन 2 बोलता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट का। पहले केवल 5 रिलीजियस कम्युनिटीज जो थी यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जोरोएस्ट्रियंस ये माइनॉरिटी थे, लेकिन 2014 में जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित किया गया। याद रखिएगा इनिशियली 5 थे, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट एंड जोरोएस्ट्रियनिज्म, एंड देन 2014 में जैन्स को भी नोटिफाई कर दिया गया। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। याद रखिएगा इसके अंतर्गत कमीशन के अंतर्गत चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स आते हैं। And total of 7 persons are to be nominated by the central government from amongst persons of the eminence, ability and integrity। ठीक है ना।
ये भी आप याद रखिएगा। ईच मेंबर होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस। 3 साल तक के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, याद रखिएगा। फंक्शंस इनके इवैल्यूएट करना, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करना, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कंप्लेंट्स को आगे बढ़ाना, गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया जा सके। कंप्लेंट्स को देखना, मैंने जैसा कि आपको बताया है ना, कुछ मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेटरी बॉडी है, बहुत एक्शंस नहीं ले सकती, कोई भी बॉडी इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले सकती, सब रिकमेंडेटरी रहती हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। So these are the things which are essential regarding this minority commission. I hope you got clarity regarding the same. आपको समझ में आ गया होगा। आज का मैप ऑफ द डे देखते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में, फेरस मेटेलिक मिनरल्स में आज आपको आयरन ओर की माइंस बताने जा रहा हूँ। मैंगनीज के इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताऊंगा, आयरन ओर माइंस और मैंगनीज के। एनसीईआरटी का मैप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया था, फिर रिवीजन के लिए अपन कर लेते हैं। समवन सजेस्टेड मी इन द ग्रुप ओनली दैट कि मैं मिनरल्स, रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें भी कवर कर रहा हूँ, तो आई विल कवर देम वन बाय वन। पहले आज देखते हैं आयरन ओर की माइंस। इंपॉर्टेंट है आयरन ओर की माइंस, याद रखिएगा, मैं नाम आपको बताता जाता हूँ, आप लिखते आइए। जैसे आयरन ओर की माइंस, सबसे पहले एक तो आप झारखंड की गुआ माइंस लिख दीजिए, GUA, गुआ माइंस फ्रॉम झारखंड, दे आर इंपॉर्टेंट। गुआ माइंस फ्रॉम झारखंड, GUA, गुआ माइंस, दे आर फ्रॉम झारखंड। फिर एक इंपॉर्टेंट है मयूरभंज और केंदुझार। मयूरभंज और केंदुझार जो है ये आपका उड़ीसा रीजन में आते हैं। मयूरभंज एंड केंदुझार दे कम अंडर द उड़ीसा, तो ये भी आयरन ओर की माइंस है। गुआ माइंस पहले मैंने बताया झारखंड की, उड़ीसा की केंदुझार और आपकी मयूरभंज, ये दोनों हैं। फिर छत्तीसगढ़ में 2 माइंस आती हैं, दुर्ग और बैलाडीला। दुर्ग एंड बैलाडीला, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन इन द छत्तीसगढ़ रीजन, दुर्ग एंड बैलाडीला, इसको याद रखिएगा। देन महाराष्ट्र में आपका चंद्रपुर आता है, चंद्रपुर इज महाराष्ट्र, चंद्रपुर इज इन महाराष्ट्र, दैट इज अगेन आयरन ओर, चंद्रपुर इज इन महाराष्ट्र। कौन कौन सी बता दी? गुआ बताई झारखंड, मयूरभंज केंदुझार बताई उड़ीसा, दुर्ग बताई मैंने आपको, दुर्ग बताई आपको, दुर्ग और बैलाडीला दोनों छत्तीसगढ़ में। दुर्ग और बैलाडीला तो इंपॉर्टेंट है, याद भी रहेगा। इसमें जो भूलने वाला है वो गुआ है, GUA, गुआ माइंस, दे आर फ्रॉम झारखंड। मयूरभंज आई थिंक आपको पता होगा, मयूरभंज और केंदुझार भूलता नहीं है, याद रहेगा, ठीक है ना। चंद्रपुर महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे कुछ कर्नाटका के इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका की माइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, जिसमें कि आपका बेल्लारी आता है, बेल्लारी इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पे चित्रदुर्ग आता है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग। कुद्रेमुख माइंस, कुद्रेमुख बहुत फेमस है, कर्नाटका की कुद्रेमुख माइंस है। देन यहाँ पे आपको तुमकुरू, तुमकुरू याद रखिएगा, तुमकुरू, दे आर अगेन फ्रॉम कर्नाटका। तो तुमकुरू, चित्रदुर्ग हो गया, तुमकुरू हो गया, कुद्रेमुख हो गया, एंड चिकमंगलूर हो गया, चिकमंगलूर एंड तुमकुरू, चिकमंगलूर एंड तुमकुरू, दीज आर ऑल फ्रॉम योर कर्नाटका रीजन, ठीक है ना। फिर गोवा में भी माइंस है, गोवा में थोड़ा से पार्ट में आपका आयरन ओर मिलता है। एंड एक इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की रत्नागिरी है, रत्नागिरी इज अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र, इसको भी आप याद रखिएगा। तो मैंने आयरन ओर की जो माइंस आपको बताई हैं, आयरन ओर की माइंस कौन कौन सी हैं? गुआ माइंस फ्रॉम झारखंड, केंदुझार एंड मयूरभंज फ्रॉम उड़ीसा, दुर्ग एंड बैलाडीला फ्रॉम छत्तीसगढ़, चंद्रपुर एंड रत्नागिरी फ्रॉम महाराष्ट्र, बेल्लारी एंड चित्रदुर्ग एंड कुद्रेमुख एंड चिकमंगलूर एंड तुमकुरू आर फ्रॉम कर्नाटका। सो दीज आर द आयरन ओर माइंस। अब मैंगनीज के कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, देखो मैंगनीज में एक तो आपको उड़ीसा की ही सुंदरगढ़ याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस सुंदरगढ़, दैट इज फ्रॉम उड़ीसा ओनली। सो सुंदरगढ़ याद रखना, कहाँ की है? उड़ीसा की माइन है, इंपॉर्टेंट है, भूल जाएगा। उड़ीसा में सुंदरगढ़ और केंदुझार दोनों ही उड़ीसा में जो है वो मैंगनीज के हैं। मैंगनीज का बहुत बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है, ये भी याद रखेगा, टॉप प्रोड्यूसर्स में आता है उड़ीसा मैंगनीज के, मैंगनीज का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर इंडिया की जो मैंगनीज की सबसे बड़ी माइन है वो है बालाघाट में, दैट इज़ इन बालाघाट। यहाँ पे आपका मैंगनीज के लिए है भारवेली, भारवेली माइंस आर इन योर बालाघाट रीजन। बालाघाट में काफ़ी ज़्यादा मैंगनीज प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंगनीज के लिए भी, कॉपर के लिए भी। कॉपर के लिए याद रखिएगा मलाज खंड याद रखिएगा, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, बालाघाट रीजन ओनली। एंड बालाघाट में भारवेली माइंस है, भारवेली माइंस आर अगेन फॉर मैंगनीज, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इधर बता दिया सुंदरगढ़ एंड केंदुझार, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और मैं दिखाता हूँ नागपुर और भंडारा, महाराष्ट्र में नागपुर एंड भंडारा, दे आर ऑल्सो फॉर मैंगनीज, नोन फॉर मैंगनीज। नागपुर एंड भंडारा दे आर इन द महाराष्ट्र रीजन एंड दे आर नोन फॉर मैंगनीज, तो इसको मैंगनीज के लिए याद रखेगा, नागपुर एंड भंडारा, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, नागपुर एंड भंडारा अगेन। देन आपका एक शिवमोगा जो कर्नाटका में जगह शिवमोगा है, दैट इज अगेन फॉर मैंगनीज। शिवमोगा इज इन कर्नाटका एंड दैट इज नोन फॉर मैंगनीज, तो इसको याद रखेगा, शिवमोगा को याद रखेगा। एंड दीज आर द थिंग्स
इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर के एक्सपोर्टिंग जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से, तो पारादीप आपको पता है उड़ीसा में, देन विशाखापट्टनम आपको पता है आंध्र प्रदेश में, देन आपको पता है इधर साइड मारमागांव है आपका, मारमागांव है, एंड मारमागांव इज़ इन गोवा वाला पार्ट, बेंगलुरु इज़ इन कर्नाटका वाला पोर्शन। तो ये आप याद रख सकते हैं, दीज आर द आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑन द राइज अगेन। अब यहाँ पे ऑथर ने, मैं आपको पहले बता दूं कि किन चीज़ों को बेस बना है। सबसे पहले ऑथर ने डेटा लिया है CES का, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बोलते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लिए कि डेटा कहाँ कहाँ से है, तो CES का डेटा है। अब CES का डेटा एक्चुअली में पुराना डेटा इन्होंने लिया है, नया डेटा एक्चुअली 2017-18 में जब रिलीज हुआ था CES का, 2017-18 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बोलते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा जब 2017-18 में रिलीज हुआ तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया एंड कहा कि डेटा सही नहीं है, इसलिए इस पर बैन लगा। एक्चुअली में उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की थोड़ा गलत नज़र से दिखाया गया था और इसमें डेटा में इंडिया थोड़ा पीछे नज़र आ रहा था, इस कारण से उस डेटा को बैन कर दिया गया था। CES यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। दूसरा जो डेटा लिया गया वो है PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा लिया गया है एंड इन दोनों सर्वे से ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पॉवर्टी इंडिया में बढ़ती जा रही है। लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। मैं आपको यहाँ डेटा दिखाई देता हूँ। एक्चुअली में ऑथर ने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया 1973 से 1993 का पीरियड। 1973 से 1993 के पीरियड के बीच में जो पॉवर्टी थी वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो थी वो कांस्टेंट थी, वो बढ़ नहीं रही थी, घट भी नहीं रही थी, बढ़ भी नहीं रही थी, लेकिन वो कांस्टेंट थी। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल टू फैक्ट्स। First is that between 1973 and 1993, the absolute number of poor had remained constant. जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर थे वो 1973 से 1993 तक के बीच में कांस्टेंट थे, 320 मिलियन पुअर थे, ठीक है ना। देन देर वॉज इस पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ भी रही थी, तब भी जो पुअर के नंबर थे वो सिग्निफिकेंटली स्टेबल थे। फिर 1993 से 2004 का डेटा अगर देखा जाए, 1993 से 2004 के बीच में द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर एक्चुअली फेल बाय अ मार्जिनल 18 मिलियन, यानी कि 320 मिलियन से घट करके 302 मिलियन पे पुअर का आंकड़ा आ गया। यानी कि दिस वॉज द पीरियड 1993 टू 2004 वाला पीरियड, ये जो 10-11 साल का पीरियड था, दिस वॉज एक्चुअली द पीरियड जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर एक्चुअली फेल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस पीरियड में जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर थे वो फेल, गिरे। फिर अब जो 2012-13 और उसके बाद का डेटा देखा जाए, 2012-13 के बाद 2019-20 तक अगर हम डेटा देखें, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का जो लीक डेटा था वो देखें या फिर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो देखें, दोनों डेटा से एक चीज क्लियर हो जाती है कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर बिटवीन 2012-13 एंड 2019-20। तो चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा हो या चाहे वो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का सर्वे का डेटा हो, उन दोनों डेटा से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर है बिटवीन द ईयर्स 2012-13 टू 2019-20, द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, के जो नंबर हैं ये बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सोचो 1973-93 के बीच में भी ये डेटा कांस्टेंट था, बट अब ये बढ़ चुका है। ऑथर ने इस जो पॉवर्टी बढ़ी है उसका कुछ रीजंस दिया है, वो हम रीजन एक एक करके आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो रीज़न है वो है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से बहुत सारे जो MSMEs थे, डीमोनेटाइजेशन से वो नष्ट हो गए, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स थे जो ख़त्म हो गए, जो डेली वेज रेडी में काम करने वाले वर्कर्स थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। तो दीज वर द थिंग्स। सेकेंड जो उन्होंने रीज़न दिया वो GST का, अनप्लान्ड GST के आने से बहुत सारे MSMEs को नुकसान हुआ है। अनप्लान्ड GST के चक्कर में बहुत सारा नुकसान हुआ है इंडस्ट्रीज़ को। तीसरा जो नुकसान उन्होंने बताया ऑथर ने बताया वो है लॉकडाउन। जो लॉकडाउन लगाया गया वो भी अनप्लान्ड लॉकडाउन था, माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, बहुत ज़्यादा खराब हो गई कंडीशन उनकी। अनप्लान्ड लॉकडाउन वाज द थर्ड रीज़न। फोर्थ जो ऑथर ने दिया वो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इस पीरियड में डिक्रीज होने लगा है। अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखें तो ये 31% से 28% में आ चुका है। 31% से गिर करके 28%, यानी कि 3% का डिक्रीज हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो देखा जाए वो भी कंस्टेंट रहा है बाय द साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस रही है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों में ही कहीं ना कहीं कमती देखने को मिली है। फिर आगे देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो फॉलन इन एब्सोल्यूट डॉलर टर्म, द एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहा है फॉर द
पॉवर्टी टू इंक्रीज एट दिस मच लेवल, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ने का ये भी एक रीज़न रहा है। फिर देन कंजम्पशन हैज़ स्टैगनेटेड एंड हाउस होल्ड सेविंग रेट्स हैव फॉलन। तो जो कंजम्पशन था वो स्टैगनेटेड था और हाउस होल्ड जो सेविंग्स थे उनके रेट गिरे हैं, तो हाउस होल्ड सेविंग भी गिरा है। जब सेविंग गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर इन्वेस्टमेंट गिर जाता है, सेविंग सही फिर इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग गिरती है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। फिर हमने देखा एक और इशू है, वो है जॉबलेसनेस का इशू। जॉबलेसनेस का इशू काफ़ी ज़्यादा रहा है और पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अब देखने को मिला है इन दिस गवर्नमेंट। तो ऑथर ने सारे रीजंस हाईलाइट किए हैं, दीज आर रीजंस फॉर द इंक्रीज इन द पॉवर्टी रेट्स। जो ये पॉवर्टी, रियल पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी सब इंक्रीज हुई है, इनका रीज़न यही सारा है। आई होप यू रोट डाउन द रीजंस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक। अच्छा आर्टिकल था, हो सकता है थोड़ा एक मतलब एक पार्टी के अगेंस्ट बेस्ड भी हो, लेकिन फिर भी आर्टिकल सही था। न्यूज़ में क्या होता है, कई बार हम अपने मन से गंदा गंदा बोलते हैं किसी चीज़ को, लेकिन कई बार हम फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, और जब हम फैक्ट्स के साथ बोलते हैं तो उसको फिर दरकिनार नहीं किया जा सकता है ना। फैक्ट्स के साथ आप किसी चीज़ को बोलें तो वो दरकिनार नहीं की जा सकती। अगला जो आर्टिकल है वो है गेटिंग बैक इन बिजनेस इन द इंडो पैसिफिक। अब जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अगर देखा जाए तो अभी यूएसए के 3 मेजर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मीटिंग्स की हैं कुछ रीजन्स में। एक्चुअली में वो मीटिंग्स इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में। पहले तो उन्होंने ईस्ट एशिया और ओमान में मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया इन सब कंट्रीज़ के साथ मीटिंग की। लेकिन एक चीज़ एक भी थी कि इसमें जो मिस शर्मन थी उन्होंने यहाँ पे भी मीटिंग की, आपके चाइना में भी जाकर के मीटिंग की। तो एक ये पहला पॉइंट उन्होंने ऑथर ने बताया। दूसरी जो मीटिंग थी वो साउथ एशिया में 3 कंट्रीज सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस के साथ मीटिंग की। अब सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम तीनों कंट्रीज है जो कि चाइना के अगेंस्ट हैं और चाइना के जो साउथ चाइना में होने वाले इनकर्जन्स हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने मीटिंग की। याद रखेगा ईस्ट एशियन ओमान वाली जो मीटिंग है उसमें उन्होंने चाइना से भी मीटिंग की, ऐसा नहीं कि चाइना को छोड़ दिया। फिर उन्होंने साउथ एशिया और कुवैत में जाकर के मीटिंग की, दिल्ली वो आए, कुवैत वो गए, ठीक है ना। तो ऑथर ने अब इन सब का एक जिस्ट निकाल के दिया है, मैं आपको वो जिस्ट बता देता हूँ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका कहाँ जा रहा है। तो एक्चुअली में अमेरिका चाहता है कि चाइना के अगेंस्ट तो है वो, लेकिन चाइना के साथ भी है, चाइना के अगेंस्ट भी है एंड चाइना के साथ भी है। मतलब कि बोथ द पॉलिसीज, एक तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी में वो चाइना के अगेंस्ट बहुमत जोड़ रहा है, दैट इज गोइंग इन टैंडम विद द रिलेशन विद चाइना। चाइना के साथ भी वो रिलेशन बनाना चाहता है। देखो यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट, Washington maintains a tough attitude towards Beijing, but it desires to keep the door open for dialogue. वो टफ एटीट्यूड जरूर रखा हुआ है चाइना के अगेंस्ट उन्होंने, लेकिन स्टिल दे हैव केप्ट द डोर्स ओपन फॉर डायलॉग, दे हैव केप्ट द डोर्स ओपन फॉर डायलॉग, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली है रिलेशनशिप जो चाइना के साथ है वो यही है कि खाए पछताए ना खाए पछताए, ऐसा रिलेशनशिप है उनके साथ। तो उन्होंने 3 एडजेक्टिव्स दिए हैं ऑथर ने यहाँ पे चाइना के साथ रिलेशंस को। एडवर्सेरियल, एक तो एडवर्सरी वाला रिलेशनशिप है। कॉम्पिटिटिव, ऑब्वियसली होता है कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, अगर 5G और इन सबको देखो तो कॉम्पिटिटिव है, बट कोऑपरेटिव ऑल्सो। कई जगहों पे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यूएसए ये नहीं चाहता कि उनसे पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव या पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट जाए, हम उनसे बातचीत करते रहें, ये भी वो कहीं ना कहीं चाहते हैं। देयरफॉर दे हैव केप्ट द डोर्स ओपन फॉर द डायलॉग एंड ऑल। So this is the thing. Then US is willing to resist and counter China firmly, but with the full engagement of and contribution by the like-minded states of the region. तो ऑथर कह रहा है कि यूएसए ये भी चाहता है कि रेजिस्ट भी करना चाहता है, जैसे कि हमने साउथ चाइना वाला इस इशू देखा फिलीपींस वियतनाम के साथ, तो वो रेजिस्ट करेगा एंड विद फुल एंगेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइक माइंडेड स्टेट। जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो भी चाइना के अगेंस्ट हैं उन सबको एक साथ जोड़ करके वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द यूएसएज अप्रोच इन द इंडो पैसिफिक रीजन, किस तरीके से यूएसए आगे बढ़ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, तीसरा आर्टिकल देखते हैं, प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल कोटा द बिहार वे। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो अब बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है इन द स्टेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। आप देखो यहाँ पे देखो, इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। जो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है EWS को, वो वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है, दैट इज नोन एज द वर्टिकल रिजर्वेशन। अब इन रिजर्वेशन के अंतर्गत अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी बना दें, जैसे कि वुमेन बना दें, आप ट्रांसजेंडर बना दें, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब अलग से रिजर्वेशन 33% नहीं दिया जाएगा। अब सपोज एग्जाम्पल है,
मैं दे देता हूँ आपको एग्जांपल। अब जैसे उन्होंने 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन को दे दिया, तो इसका मतलब ये होगा अगर अगर मान लो एसटी के लिए, सपोज एसटी के लिए 100 सीटें रिजर्व हैं, इफ 100 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी कैटेगरी, देन आउट ऑफ दीज 100 सीट्स 33 सीट्स विल गो टू एसटी वुमेन। दैट इज द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं बढ़ जाएगा, वो 100 पे ही रहेगा। मान लो 100 मिल रहा था, पहले 100 सीट्स आ रही थी, अभी भी 100 सीट्स आएंगी, लेकिन अब इनमें से 33 सीट जो है, 33 सीट जो है, they will go to ST women. That is actually the horizontal reservation. I hope you got clarity regarding that. आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ऑथर ने कहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आर। ये नीड ऑफ द आर क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो फीमेल का जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर ड्रॉप आउट होगा तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, और अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो वो वर्कफोर्स में एंटर नहीं कर पाएंगी। ऑलरेडी आपको पता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। एक डेटा आता है जिसको हम बोलते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, FLFP बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग है, कॉन्स्टेंटली लो है। IMF ने ऑलरेडी कहा है कि जिन जिन कंट्रीज का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम रहेगा उनकी GDP कभी इंक्रीज नहीं कर सकती। और वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों का ये कहना है कि अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा GDP को इम्पैक्ट पड़ेगा। GDP 1% 2% बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा था कि FLFP में इंडिया का डेटा जो है वो 2019 में 21% पर आ गया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का 21% पे आ गया है, जो कि 2005 में 31% पे था। मतलब 31-32% पे चल रहा था 2005 में, और अब जाकर देखें आप तो 2019 में 21% पर आ गया है। तो दिस इज द बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। तो ऑथर ने वही कहा है कि बिहार काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस कर रहा है इस फील्ड में। जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश है। और अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, एजुकेशन में अगर वुमेन का नंबर बढ़ेगा तो फिर वो मतलब लेबर फोर्स में भी दिखेगा, इकोनॉमी में भी दिखेगा उनका पार्टिसिपेशन। और बिहार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अगर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट देखी जाए तो फर्स्ट गवर्नमेंट थी स्टेट इज़ द टू रिजर्व 50% ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन अंडर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा अगर आप देखें तो 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किया है। 35% रिजर्व सीट्स इन द पुलिस रिक्रूटमेंट उन्होंने किया ऑलरेडी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो बिहार गवर्नमेंट है कर रही है, एंड इट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ मॉडल। ये एक मॉडल की तरह काम कर सकता है, दूसरे स्टेट भी अगर चाहें तो इसको लागू कर सकते हैं। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली कि दिस कैन बी अप्लाइड इन एवरी स्टेट एंड डिफरेंट स्टेट्स शुड टेक एग्जाम्पल एंड शुड टेक द मोटिवेशन फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट एंड दे शुड डू समथिंग लाइक दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। गवर्नर्स पार्डन पावर ओवरराइड्स सेक्शन 433A। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो ओवरराइड करती है सेक्शन 433A को। अब सेक्शन 433A क्या है अगर आप बोलें तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है सेक्शन 433। सेक्शन 433 कहता है कि एक प्रिजनर का सेंटेंस अगर रिमिट करना है, अगर एक प्रिजनर का सेंटेंस रिमिट करना है तो ये तभी किया जा सकता है जब वो 14 साल कम से कम जेल में गुजार सका हो, है ना। कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर कोई प्रिजनर है, तो अगर उसको रिमिट करना है, रिमिशन करना है उसका, तो गवर्नर उसका रिमिशन तभी कर सकता है जब 14 साल वो कम से कम जेल में रह चुका हो। 14 साल मतलब कि मिनिमम उसको गुजारना है, उसके बाद ही कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर की कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो इसको ओवरराइड करता है। मतलब कि अगर सेक्शन 433A ये कह रहा है कि किसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रिजनर को आप 14 साल से पहले रिमिट नहीं कर सकते या पार्डन नहीं कर सकते हो, तो गवर्नर वो कर सकता है। एक्चुअली इसमें एक चीज़ गलत लिख दी थी कि गवर्नर का जो स्टेट पार्डनिंग पावर है वो डेथ पेनल्टी में भी रहता है। तो डेथ रो के प्रिजनर्स को याद रखिएगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ठीक है ना। गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस, ठीक है। एंड यही डिफरेंस होता है एक्चुअली में। गवर्नर रिमिट कर सकता है, रिमिट जरूर कर सकता है और कम्यूट कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसका नेचर चेंज कर सकता है, बट ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसको याद रखिएगा। और सेक्शन 433 कहता है कि रिमिट करने से पहले 14 साल गुजारने ज़रूरी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर आर्टिकल 161 के अंतर्गत यानी कि जो उसकी पावर है, पार्डनिंग पावर्स हैं, उसके अंतर्गत अगर गवर्नर जो है रिमिट कर रहा है तो वो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो 14 साल बंदी रहा हो जेल में, गवर्नर ऐसे ही कर देगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
इम्प्रूव द सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। अब ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी जो कि बनाई गई थी लेबर इनके वेलफेयर के लिए। सो दिस वाज द कमेटी एंड इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी जो पैंडेमिक के बाद अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने चरम पे है, पैंडेमिक के बाद जो पॉवर्टी है वो अपने चरम पे है। इस पैनल को हेड किया था भर्तृहरि महताब ने, याद रखिएगा भर्तृहरि महताब हैज़ चेयर्ड दिस पैनल एंड उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं और जो लेबर्स हैं उनका जो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर वो इम्प्रूव हो। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में भी ये बताएगा कि 90% वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि 90% वर्कर्स 419 मिलियन वर्कर्स आउट ऑफ द 465 मिलियन वर्कर्स दे आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल है नहीं, तो काफ़ी सारे सजेशंस दिए हैं और यहाँ पे कमेटी ने सजेशन जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप पहले तो जो मनरेगा में नंबर ऑफ डेज हैं वो बढ़ाओ। दूसरा सजेशंस आप लोग लिखते जाओ, मनरेगा में नंबर ऑफ डेज बढ़ाना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेकर के आइए, जैसे मनरेगा अगर देखें तो रूरल एरिया के लिए है, तो एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेकर के आइए, ठीक है ना। देन तीसरा उन्होंने सजेशन दिया कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, यू शुड प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। चौथा उन्होंने कहा कि जो लोग का लॉस हुआ है इन द कोविड उनके लिए आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आप करने की कोशिश करिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू दोज बीपीएल फैमिलीज हु हैव लॉस्ट द वर्क एंड लाइवलीहुड इन द कोविड-19, ठीक है ना। ये सारे सजेशंस हैं। अर्बन जॉब गारंटी मैंने आपको बता दिया एंड इसके अलावा गवर्नमेंट को बजटरी एलोकेशन जो मनरेगा के लिए वो भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। मनरेगा के लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फॉर डॉक्टर्स नो वर्क शुड गो अनपेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि डॉक्टर्स के लिए कोई मतलब अनपेड नहीं होना चाहिए डे एंड चाहे कोई कंडीशन हो जाए, क्योंकि वो हर कंडीशन में काम कर रहे हैं। स्टेट्स कैन नॉट प्लीड फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड डिनाई द सैलरीज टू द डॉक्टर्स। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली जो आयुष के डॉक्टर्स थे, आयुष के डॉक्टर्स को सैलरी प्रोवाइड करने से दिल्ली ने मना कर दिया, यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आयुष के जो डॉक्टर्स थे उनको मना कर दिया, जबकि उनका इन्हेंस किया गया था सुपर एन्युएशन 60 से 65 सालों तक, ठीक है ना। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि एलोपैथिक डॉक्टर है वो आयुष डॉक्टर है इसलिए आयुष डॉक्टर की आप सैलरी रोक देंगे। डॉक्टर होगा, वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो आयुष का डॉक्टर है कि किसका डॉक्टर है, तो उसको आप सैलरी प्रोवाइड कीजिए। दिस इज द थिंग। राइसी इनॉग्रेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो आपको पता है इब्राहिम राइसी ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, दैट इज़ द गुड थिंग। अब देखते हैं कि ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे बढ़ते हैं। आई होप दे गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन में जाएं। इंसॉल्वेंसी कोड हैज स्ट्रेड फ्रॉम इंटेंट पार्लियामेंट्री पैनल। एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी जिसने कि रिव्यू किया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। उसका ये कहना है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है वो डेविएट हो चुका है। क्यों? दो कारण है। पहली चीज़ तो जो रिकवरी रेट है काफ़ी कम है, द रिकवरी रेट्स आर वेरी लेस, रिकवरी ज़्यादा हुई नहीं है। जो इंटेंट था कि रिकवरी होगी बैंक्रप्सी से इंसॉल्वेंसी से वो नहीं हो पाई। दूसरा है डिलेज इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो 180 दिन का टाइम पीरियड है उसमें भी कंप्लीट नहीं हो पाता, 270 दिनों में नहीं कंप्लीट हो पाता, जो डिले है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन द कंप्लीशन रेजोल्यूशन प्रोसेस। एंड तीसरा है कि वैकेंसीज जो है एनसीएलटी में वो काफ़ी ज़्यादा है, हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वैकेंसीज बहुत जाती है। ये तीन जो कारण है आईबीसी के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का जो वर्थ है उसको डिनाई कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक्स। नाउ पेमेंट बैंक्स कैन एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है, सेबी का कहना है, सेबी इज अलाउइंग द पेमेंट बैंक्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स का अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, पेमेंट बैंक जो होता है, एक पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन ए स्मॉलर और रिस्ट्रिक्टेड स्केल। तो ये स्मॉलर या रिस्ट्रिक्टेड स्केल में काम करता है पेमेंट बैंक, जैसे कि एयरटेल का पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। क्रेडिट रिस्क इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेमेंट बैंक्स हैं दे कैन नॉट कैरी आउट द एडवांसेस लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, ये इशू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, एडवांस नहीं दे सकते, इसलिए क्रेडिट रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये केवल इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, केवल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, एंड सेविंग एंड करंट अकाउंट्स, नॉट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स के
के रूप में, टाइम डिपॉजिट्स के नहीं एक्सेप्ट करता है। पेमेंट बैंक कैन नॉट सेट अप सब्सिडियरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज, एनबीएफसीज की एक्टिविटीज नहीं ले सकता, लेकिन अब सेबी ने क्लियर कर दिया है कि ये चाहे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ले सकते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। अब एक्चुअली में ये जब बने थे तो ये एक कमिटी थी, नचिकेत मोर, डॉक्टर नचिकेत मोर कमिटी थी, विच हैज रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ द पेमेंट बैंक। तो सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक किसने रिकमेंड किया था? नचिकेत मोर कमिटी ने, टू केटर द लोअर इनकम ग्रुप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो लोअर इनकम ग्रुप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए नचिकेत मोर कमिटी ने इनको रिकमेंड किया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये सारे न्यूज़ आइटम्स के बारे में, ठीक है ना। आंसर्स मैंने आपको आज आपको बता ही दिए हैं। इंडियाज़ गोल्डन टीम्स शैटर्ड, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी हॉकी में काफ़ी अच्छा खेला, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी दिनों के बाद, आई थिंक 49 ईयर्स के बाद हम सेमीफाइनल पहुँचे थे मेंस के हॉकी के सेमीफाइनल में, बट वी वर डिफीटेड फ्रॉम बेल्जियम ने हमको हराया। एंड नाउ वी विल बी फाइटिंग फॉर द ब्रॉन्ज मेडल के लिए हमारा ज़रूर एक मैच होगा। फिर यहाँ लवलीना के पास एक और मौका है कि वो जीत जाए, एक और मेडल जीत सकते हैं, शी कैन विन द मेडल अगेन, एंड दैट शी विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय विनिंग द मेडल अगेन इफ शी वंस द मेडल। इंडिया भी 64th पोजीशन पे है, लेट्स सी कि हम किस में एंड करते हैं। आई होप अंडर 50 हम एंड करें, एंड आई विल प्रे दैट वी एंड अंडर 50। Let's see how that goes. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.